रहमान रहीम। अच्छा, हम ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे के डिस्कस करने से पहले तो हमें ना पता होना चाहिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे पास जो है वो हार्ट आता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हार्ट आता है, उसके बाद वेसल्स आती हैं, ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है, वेन्स आती हैं, वीरे वेना कैवा वगैरह, ठीक है। ये सप्लाई कहाँ करती है, इस बात का पता होना चाहिए। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ना हमारे पास होती है एम्ब्रियो होती है, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद हमारे पास आती है उसकी एनाटमी आती है, एनाटमी के बाद हमारे पास इसकी फिजियो आती है, फिजियो के बाद हमारे पास फिर पैथो आती है, और पैथो के बाद फिर हमारे पास फार्मा आती है, ठीक है। हमारे पास जैसे ही ये हमारे पास जो 5 चीज़ें हैं ये क्लियर हो जाए, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारे पास हार्ट में हमारे पास क्या सीन आता है। हार्ट में हमारे पास जो है सबसे पहले तो ये बात है कि हार्ट हमारे पास 4th वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड हमारे पास ये बीट करना स्टार्ट कर देता है। 4th वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड, ठीक हो गया। ये हम एम्ब्रियो स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम एम्ब्रियो जो है ये करेंगे। एम्ब्रियो के बाद एनाटमी आएगी, एनाटमी के बाद फिर फिजियो, और फिर पैथो में थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर फार्मा क्लियर हो जाएगी सारी। हार्ट में हमारे पास 4th वीक ऑफ गेस्टेशन हमारे पास ये हार्ट पंप करना स्टार्ट कर देता है गेस्टेशन पीरियड के दौरान, ठीक है। आगे हम जो हार्ट की फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि हार्ट की फॉर्मेशन होती कैसे है। बस एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जो मेन चीज़ बनती है वो हमारे पास बनता है इस तरह का एक कुशन, जिसका नाम होता है एंडोकार्डियल कुशन। इसको कहते हैं हम एंडोकार्डियल कुशन। अच्छा, इस कुशन के बाद ये जो कुशन होता है ना, सबसे पहला ये बनता है। अब इस कुशन के साथ हमारे पास एक लाइनिंग बनती है, क्योंकि ऐसे हमारे पास एक लाइनिंग बनती है इस कुशन के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो एंडोकार्डियल कुशन बन गया, हम इस लाइनिंग का वैसे देखते नहीं है, लेकिन लाइनिंग बन जाती है। एंडोकार्डियल कुशन बन गया सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास इस लाइनिंग के बाद जो एंडोकार्डियल कुशन के बाद हमारे पास एक सेप्टम ग्रो करता है, जो कि बिटवीन द बोथ एट्रिया हमारे पास ये एक सेप्टम ग्रो करता है, जिसका नाम होता है हमारे पास प्राइमरी सेप्टा, ठीक है। प्राइमरी सेप्टम कहते हैं, सेप्टम प्राइमम कहते हैं, और इसको प्राइमरी सेप्टा भी कहते हैं। ये है मेरे पास, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्राइमरी सेप्टा या सेप्टम प्राइमम, ठीक है। अब उसके बाद जो जो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है, इसको कहते हैं, इस स्पेस को कहते हैं हम कहते हैं फोरामेन प्राइमम। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास बना एंडोकार्डियल कुशन। एंडोकार्डियल कुशन के बाद हमारे पास बना है प्राइमरी सेप्टम, जो कि बिटवीन द बोथ एट्रियल लाइनिंग, जो लाइनिंग बनी है इन दोनों के दरमियान एक सेप्टा ग्रो किया, जिसका नाम होता है प्राइमरी सेप्टा। अब उस प्राइमरी सेप्टा और एंडोकार्डियल कुशन के दरमियान एक स्पेस होती है, उसका नाम होता है फोरामेन प्राइमम, या फिर उसको कहते हैं ओस्टियम प्राइमम। अच्छा, अब हमारे पास इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता लग गया इस बारे में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये देख लें। उसके बाद हमारे पास ये है मेरे पास लाइनिंग्स, ठीक है, और ये मेरे पास एंडोकार्डियल कुशन है। अच्छा, अब इस कुशन के बाद हमारे पास बना क्या था, ये बना था प्राइमरी सेप्टा। अब इसमें क्या होगा, अब ये जो प्राइमरी सेप्टा है ना, ये वाला जो प्राइमरी सेप्टा है, ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। एक बात याद रखनी है कि हमारे पास होते हैं, ये जो सेप्टा होता है ना, सेप्टा एक हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी वाल को बंद करने के लिए बनाया जाता है। जैसे हमारे पास ये था कि एंडोकार्डियल कुशन था, एंडोकार्डियल कुशन के बाद प्राइमरी सेप्टा ग्रो किया। अब ये प्राइमरी सेप्टा जो है ना, ये नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा टुवर्ड द एंडोकार्डियल कुशन। किस तरह मूव करेगा, ये देखें, ये हमारे पास था। अब हमारे पास जो एंडोकार्डियल उस ये आ गया प्राइमरी सेप्टा नीचे आ गया, ठीक है। पहले हमारे पास थी एक स्पेस, ठीक है, ये जो हमारे पास जहां बनती थी, जिसको हम कहते थे फोरामेन प्राइमम। अब हमारे पास आ गई हैं दो स्पेस। अब ये दो दो स्पेस कौन कौन सी हैं, एक ये वाली स्पेस है और एक ये वाली स्पेस है। अब जो ये वाली स्पेस है, इसका नाम क्या है, ये वाली जो है, ये है पुरानी स्पेस, और ये बनी अब नई। ये जो पुरानी है, इसका तो नाम वही रहेगा, इसका नाम होगा क्या नाम है, फोरामेन प्राइमम, ठीक है, या प्राइमरी फोरामेन। और उसके बाद ये जो नई स्पेस है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सेकेंडरी फोरामेन, ठीक हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास बना एंडोकार्डियल कुशन। एंडोकार्डियल कुशन के दरमियान हमारे पास साथ ही एक लाइनिंग्स बन गई, और लाइनिंग के दरमियान एक सेप्टा ग्रो किया, जिसका नाम है प्राइमरी सेप्टा। अब उस प्राइमरी सेप्टा और एंडोकार्डियल कुशन के दरमियान एक स्पेस होती है, उसका नाम होता है फोरामेन प्राइमम। अब वो जो सेप्टम प्राइमम था, सेप्टम प्राइमम नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया टुवर्ड द एंडोकार्डियल कुशन। अब वो जो टुवर्ड द एंडोकार्डियल कुशन मूव करना स्टार्ट कर दिया, अब जो हमारे पास अब आ गई यहाँ दो स्पेस, समझ आ गई बात की, ये वाली जो है ये आ गई है दो स्पेस। अब ये दो स्पेस है, एक का नाम आ गया सेकेंडरी फोरामेन, और एक का नाम आ गया प्राइमरी फोरामेन, या इसको ओस्टियम भी कहते हैं। स्पेस को फोरामेन कहते हैं या फिर ओस्टियम कहते हैं। और ऐसी लाइनिंग्स जो कि किसी भी वाल्स को बंद करने, ये देखिए ये वाली इस तरह का जो सेप्टा कहते हैं जिसको, इसका नाम होता है हमारे पास सेप्टा। और जो स्पेस होती है उसका नाम क्या होता है, या तो होता है फोरामेन या कहते हैं उसको ओस्टियम। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा,
ये काम हो गया इतना। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये है मेरे पास एंड ये थी वही लाइनिंग्स, ये है मेरे पास एंडोकार्डियल कुशन, और उसके बाद जो है ये जो प्राइमरी सेप्टा था ये यहाँ आके एंडोकार्डियल कुशन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, पहले क्या हुआ था, पहले हमारे पास हुआ प्राइमरी सेप्टा बना, प्राइमरी सेप्टा बना और उसके बाद वो ग्रो कर गया टुवर्ड एंडोकार्डियल कुशन। अब एक टाइम आया कि जो प्राइमरी सेप्टा है वो एंडोकार्डियल कुशन के साथ ही जुड़ गया। ठीक हो गया, अब फिर एक स्पेस रह गई। अच्छा, अब इसके दौरान साथ साथ होगा क्या, इसके दौरान एक सेप्टा बनेगा नया जिसका नाम होगा सेकेंडरी सेप्टा, वो भी उन दोनों के दरमियान। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंडरी सेप्टा बन गया। अब ये वाली स्पेस होगी, इसका नाम क्या है, एक तो इसका नाम पता ही है क्योंकि ये नई वाली स्पेस है, इसका नाम सेकेंडरी फोरामेन ही मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका जो दूसरा नाम है जो हर जगह लिखा भी होता है, जिसका एमसीक्यूज भी वो पूछता है, उसका नाम होगा क्या, फोरामेन ओवेल। ये होता क्या है, फोरामेन ओवेल हमारे पास सेकेंडरी सेप्टा और प्राइमरी सेप्टा के दरमियान होता है। दोबारा से देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास बना एंडोकार्डियल कुशन। ठीक है, एंडोकार्डियल कुशन के बाद हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये था जो प्राइमरी सेप्टा था वो बना, प्राइमरी सेप्टा फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया, मूव करना स्टार्ट हो गया और दो स्पेस बन गई। कौन कौन सी, एक थी ओस्टियम स्कैंडम, एक थी ओस्टियम प्राइमम, जिसको आप फोरामेन स्कैंडम भी कहते हो और फोरामेन प्राइमम भी कहते हो। उसके बाद एक नया सेप्टा बन गया जिसका नाम था सेकेंडरी सेप्टा, जब हमारे पास जो प्राइमरी सेप्टा था वो आके एंडोकार्डियल कुशन के साथ जुड़ गया। अब क्या हुआ, अब ये जो है मेरे पास, ये देखें, ये है मेरे पास, ये है एंडोकार्डियल कुशन। अब ये जो हम, ये था सेकेंडरी सेप्टा इधर, ठीक है, और यहाँ था प्राइमरी सेप्टा। अब ये प्राइमरी सेप्टा और सेकेंडरी सेप्टा आपस में आके जुड़ गए इस तरह। जब सेकेंडरी सेप्टा और प्राइमरी सेप्टा आके जुड़ गए हैं, अब हमारे पास स्पेस बंद होगी। देखें, अब ये देखें, ये है मेरे पास लेफ्ट पार्ट, ये है मेरे पास राइट पार्ट, राइट और लेफ्ट के दरमियान कोई स्पेस नहीं रही। ठीक है, अब जब स्पेस नहीं रहती उसको कहते हैं फोसा ओवेलस, यानी मैं ये कह सकता हूं कि क्लोजिंग ऑफ द फोरामेन ओवेल इज नोन एज फोसा ओवेलस, यानी फोरामेन ओवेल अगर खुला है तो वो फोरामेन ओवेल है। ठीक है, यानी फोरामेन कहते हैं स्पेस को। ठीक है, अगर तो वो ओपन है तो इसको कहेंगे फोरामेन ओवेल, लेकिन अगर तो वो क्लोज हो गया आप कहेंगे इसको फोसा ओवेलस। ठीक हो गया, इस बात की आगे समझ। अब आगे देखते हैं हम। अब देखिए, अब हमारे पास क्या 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 स्ट्रक्चर बना था हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या हुआ था, सबसे पास पहले बना एंडोकार्डियल कुशन। जब एंडोकार्डियल कुशन बन गया, एंडोकार्डियल कुशन के बाद दूसरा काम क्या हुआ था, दूसरा काम हुआ था हमारे पास प्राइमरी सेप्टा फॉर्म, प्राइमरी सेप्टा की फॉर्मेशन हुई। ठीक हो गया, उसके बाद थर्ड काम क्या हुआ था, हमारे पास जो प्राइमरी सेप्टा था वो मूव कर गया कब, टुवर्ड द एंडोकार्डियल कुशन, एंडोकार्डियल कुशन की तरफ मूव कर गया। फिर क्या काम हुआ, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि जो प्राइमरी सेप्टा था वो एंडोकार्डियल कुशन के साथ जाके अटैच ही हो गया। मैं स्पेस की इसमें बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ उसमें फंक्शन। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए प्राइमरी, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी सेप्टा के बाद अब ये प्राइमरी सेप्टा अटैच हो गया एंडोकार्डियल कुशन के साथ। अब जो एक ही स्पेस रह गई है, देखें ये थी एंडोकार्डियल कुशन, ये है प्राइमरी सेप्टा, ये वाला जो था सेकेंडरी सेप्टा, और ये वाला प्राइमरी सेप्टा ये जुड़ गया। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं है, अब स्पेस नहीं है, इसको कहेंगे फोसा ओवेलस। ठीक है, मेन बात तो आपको पता लग गई। अब इसमें जो है ना असल असल चीज़ वो सुन लें, इसमें होता क्या असल में। अब ये जो मेन बात है इसको बताने का मकसद मेरा ये है क्योंकि ताकि हमारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाए। अब ये देखें कि मेरे पास था ये वाली जो स्पेस है ये ओपन कब होती है, ये वाली स्पेस बंद कब होती है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब बच्चे को सब ब्लड चाहिए होता है, जब बच्चे को मदर से न्यूट्रिशन चाहिए होती है, जब अम्बिलिकल आर्टरी या वेन अटैच होती है, वो हम आगे एम्ब्रियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जब ये चाहिए होती है तब हमारे पास ये स्पेस होती है ये ओपन होती है। ठीक है, अदरवाइज ये वाली स्पेस बंद होती है जब जब जैसे ही प्रेगनेंसी वो ख़त्म होती है और बच्चा जो होता है वो डिलीवर होता है, ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम तब भी हमारे पास ये जो होता है क्या नाम है, फोरामेन ओवेल बंद हो जाता है। और जब वो बंद हो जाता है अब हम उस बच्चे को कहते हैं वो फोसा ओवेलस है उसके हार्ट का। ठीक है, यानी अब वो जो है वो क्लोज हो गया, अब फोसा ओवेलस है। क्यों, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्यों ये इसका ओपन होना ज़रूरी है इन द प्रेगनेंसी। इस फोरामेन ओवेल का ओपन होना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और आफ्टर द प्रेगनेंसी फोरामेन ओवेल का ओपन होना एक डिसीज़ काज करवा देता है। ठीक है, जिसको आप एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी कहते हैं, वो आगे इस बात का हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पता लग गया आपको। अब आगे हम पढ़ते हैं कि वेंट्रिकल की कैसे बनती है, एट्रियम का पता लग गया, एट्रियम हमारे पास कैसे बनता है। अच्छा, अब ये देखें कि जैसे हमारे पास ये वेंट्रिकल बना था, वेंट्रिकल हमारे पास बनना स्टार्ट कहाँ से हुआ था,
वो हुआ था एंडोकार्डियल कुशन से, ये वाला एंडोकार्डियल कुशन से। अब ये हमारे पास वेंट्रिकल कैसे बनेगा, वेंट्रिकल का देखें, वेंट्रिकल जैसे ही बनता है उस एंडोकार्डियल कुशन के नीचे एक मसल ग्रो करता है जिसका नाम होता है बल्बस कॉर्डस मसल। इसका नाम होता है बल्बस कॉर्डिस मसल, बल्बस कॉर्डस मसल। ऐसे ही जब बल्बस कॉर्डस मसल ग्रो किया, अब हमारे पास एक सेप्टा ग्रो किया, जैसे एट्रिया में जो सेप्टा ग्रो की थी ऐसे यहाँ सेप्टा करके। इसका क्या सीन है, ये हमारे पास ऐसे एक सेप्टा ग्रो करता है, ठीक है, ऐसे एक सेप्टा ग्रो करता है, इसका नाम होता है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा। इसका नाम होता है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा। अब ये देखें इन दोनों के दरमियान अभी भी एक स्पेस आ गई, ये देखें ये स्पेस आ गई। अब इस स्पेस का क्या नाम है, इस स्पेस का नाम है इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन। मैंने कहा था ना फोरामेन, या फिर कह दो इसको इंट्रावेंट्रिकुलर ओस्टियम। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इस बात को करता हूँ, लेकिन इतना पता लग गया। सबसे पहले हमने एट्रियम में क्या पढ़ा था, एट्रियम में सबसे पहले बना था एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है, और उसके बाद बना था प्राइमरी सेप्टा, फिर बना था सेकेंडरी सेप्टा, फिर वो जाके जुड़ गए और प्राइमरी सेप्टा सेकेंडरी सेप्टा मिल गए, एट्रियम बन गया, ठीक है। ऐसे अब इधर क्या होता है वेंट्रिकल्स में, पहले बना बल्बस कॉर्डस मसल, ठीक है, उसके बाद बना नीचे से आया इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा और एक स्पेस ही जिसका नाम है इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्पेस होती है ना, मैं आपको बताऊँ, ये वाली जो स्पेस होती है ना, ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये ओपन रहती है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी ये बंद हो जाती है, ये ऐसे क्लोज हो जाती है, क्योंकि अगर ये क्लोज ना हो तो फिर डिफेक्ट आ जाता है किसी चीज़ का, ठीक है, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, बड़ी अच्छे से समझ आएगी। अब देखें ज़रा, अब हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था कि ये था मेरे पास एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है, इसके ऊपर क्या था, कौन सा सेप्टा था, और उस इधर हमारे पास कौन सा सेप्टा था, ये वाला था प्राइमरी सेप्टा, ये था सेकेंडरी सेप्टा, और ये इस तरह था, ठीक हो गया, ये था हमारे पास, और ये जुड़े हुए थे, ये था। और वेंट्रिकल का क्या बना, वेंट्रिकल यहाँ बना, इधर था कौन सा बल्बस कॉर्डस मसल, उसके बाद नीचे से आया इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, और यहाँ आके जुड़ गया। अब बाद वाला काम क्या हुआ वेंट्रिकल्स का, ऊपर को छोड़ें, मैंने वेंट्रिकल्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ, एट्रियम मैंने पहले बता दिया। वेंट्रिकल्स में क्या होगा, वेंट्रिकल्स में हमारे पास एक सेल्स बनेंगे जिसको कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, एक इस तरफ बनेगा एक इस तरफ बनेगा, न्यूरल क्रेस्ट सेल, ये इधर ऊपर ही देखते हैं, ये बता रहे थे ना। अच्छा, इधर इधर दो सेल्स बनेंगे, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, जिसका नाम है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होंगे ना, इनका क्या काम होगा, इनका काम होता है आपकी वाल्व्स बनाना, आपके क्या नाम है, आपका एयोटिक वाल्व बनाना या आपका पल्मोनरी वाल्व्स बनाना। अब ये कैसे बनाएगा, अब ये सुने, जो ये वाला होता है ना, जो होता है एट द राइट, ये वाला लेफ्ट साइड पे, ये वाला इसने बनाना होता है आपका पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। वैसे तो पता है ना आपको नॉर्मली कि अयोटा जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, पल्मोनरी जो होता है राइट साइड पे होता है, ठीक है। अब ये देखना, ये वाला जो वाल्व है ना, ये है मेरे पास राइट साइड पे, ठीक है। इन दोनों ने अपनी जगह ऐसे करनी होती हैं, ये देख ऐसे, ये क्यों करती हैं, ये हमारे पास क्योंकि हम वाल्व जो है वो सही तरह बनने चाहिए। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनमें न्यूरल क्रेस्ट की फॉर्मेशन नहीं होती, जब उनकी न्यूरल क्रेस्ट की फॉर्मेशन नहीं ना होती तो ये आगे आगे बढ़ते ही नहीं है। अब ये है क्या, देखें, ये है मेरे पास राइट साइड पे, और राइट साइड से ये बनी है मेरे पास अयोटिक वाल्व, ठीक है। ये है मेरे पास लेफ्ट साइड पे, ये बनी है पल्मोनरी वाल्व। अब देखें, अगर तो न्यूरल क्रेस्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है तो फिर क्या सीन होगा, फिर ये बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा चला जाएगा, ऐसे ही है, ठीक है। फिर अगर तो न्यूरल क्रेस्ट की फॉर्मेशन नहीं होती तो आपका क्या सीन होगा, ये जो बच्चे होते हैं इनमें राइट साइड से, ये जो राइट साइड है, ये जो राइट साइड है, इससे आपका अयोटा निकल जाता है, और जो लेफ्ट साइड है इससे आपका पल्मोनरी वाल्व निकल जाती है, जो कि डिफेक्ट आ जाता है बच्चों में, पैथोलॉजिकल डिफेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, इस चीज़ को हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं, इसमें हमारे पास हुआ क्या था, एक मिनट। अच्छा, ये देखें ज़रा, अब ये क्या सीन है हमारे पास, पहले हमारे पास बना एंडोकार्डियल, एक मिनट, अच्छा ये देखिए हमारे पास बना था एंडोकार्डियल कुशन सबसे पहले, ठीक है, एंडोकार्डियल कुशन, एंडोकार्डियल, अच्छा एंडोकार्डियल कुशन के बाद हमारे पास नीचे बना बल्बस कॉर्डस मसल, और नीचे से बना इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा, और ये वाला जो स्पेस है इसका नाम है इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन। उसके बाद बना न्यूरल क्रेस्ट। अब ये न्यूरल क्रेस्ट सेल करेंगे क्या, जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाला है, जो है ये वाला राइट साइड वाला है, जो राइट साइड वाला है इसने बनाना है अयोटा, अयोटिक वाल्व इसने बनानी है,
ताकि आयोटिक वेल्व जा सके। अच्छा, जो ये वाली है, ये वाला इसने हमारे पास बनानी होती है पल्मोनरी वेल्व, लेफ्ट साइड वाला। इसलिए हम जब मरमर सुनते हैं ना, उसमें हम बड़ी डिटेल से हमें इस बात की समझ लगती है। लेकिन इसमें है क्या कि जो न्यूरल क्रेस्ट का जो राइट साइड वाला है ना, उसने बनाना होता है अयोटा, और जो लेफ्ट साइड वाला होता है ना, उसने बनाना होता है पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, ताकि हमारे पास सर्कुलेशन सही हो सके। अब ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके अंदर न्यूरल क्रेस्ट नहीं बनी होती, बेबी। ठीक है, जिनके अंदर न्यूरल क्रेस्ट नहीं बनेगी, अब उनके अंदर क्या बनेगा, उनके अंदर ये देखिए, उनके अंदर क्या होगा, ये वाली हमारे पास ये राइट साइड, ये वाली बना देगी पल्मोनरी वाल्व, ये वाली बना देगी अयोटिक वाल्व। ठीक है, हमारा जो ब्लड होगा वो सारा का सारा हो जाएगा मिक्स, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। जब हो जाएगा मिक्स तो हमारे पास मसले बहुत बनेंगे, हमारे पास बहुत पैथोलॉजिकल डिफेक्ट्स आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद मैं हमारे पास एक सिंड्रोम आता है जिसका नाम है कैरेटोजेनर सिंड्रोम। कैरेटोजेनर सिंड्रोम। अच्छा, इसमें दो बातें याद रखनी है। एक तो ये कि इसमें एक होता है डेक्स्ट्रोकार्डिया वाला पेशेंट होता है। डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब क्या है, हमारे पास जो हार्ट है ना पेशेंट का, वो चला जाता है राइट साइड पे। ठीक है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इसके अंदर पेशेंट का कोई मसला नहीं बनता, कोई इशू नहीं बनता पेशेंट का। ठीक है, चला जाता है राइट साइड पे। दूसरा दूसरा इसके अंदर हमारे पास रिस्पायरेटरी रिकरेंट इन्फेक्शन होती है, बार 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 उसकी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होती है। ठीक है, अब एक पेशेंट आया है, ठीक है, उसने कहा है कि यार मेरे ना मुझे बार बार इन्फेक्शन हो जाती है। डॉक्टर ने चेक किया, उसको बार बार इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, डॉक्टर ने उसका एक्सरे चेक किया, जब उसका CXR देखा डॉक्टर ने, तो उसके डेक्स्ट्रोकार्डिया था, हार्ट रेट जो हार्ट है उसका वो थोड़ा राइट साइड पे था, लेकिन नॉर्मल होना चाहिए दरमियान में और थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, और उसके बाद मिड स्टर्नम में और थोड़ा लेफ्ट साइड पे। अब जो हमारे पास अगर तो हार्ट चला जाता है राइट साइड पे, तो हम उसको कहेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, अब हम उसको कहेंगे यार आप हो कैरेटोजेनस सिंड्रोम के पेशेंट। अभी हम ट्रीटमेंट तो इसका कर नहीं रहे, जो बात है कह रहा आप हो कैरेटोजेनस सिंड्रोम के पेशेंट। ठीक हो गया, इस बात की आई आगे कंडीशन। और भी हमारे पास सिंड्रोम आते हैं, लेकिन वो हम आगे आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये सुन लें, अब हमारे पास होता है एक पेशेंट है, ठीक है, जिसका है फोरामेन ओवेल ओपन। मैंने आपको बताया है कि इन द प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है, इन द प्रेगनेंसी पीरियड आपका फोरामेन ओवेल का ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका फोरामेन ओवेल, तीन चीज़ें सुन लें, एक हमारा फोरामेन ओवेल, एक हमारा डक्टस आर्टरियोसस, एक हमारा डक्टस वेनोसस, ये जो तीन चीज़ें हैं इनका इन द इंट्रायूट्रन पीरियड आपका ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आफ्टर द प्रेगनेंसी यानी आफ्टर दैट डिलीवरी हमारा इन तीनों चीज़ों का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। ये हम फीटल जब हम पढ़ेंगे इसकी सर्कुलेशन एम्ब्रियो में, हमें इस बात की बहुत डिटेल से पता लग जाएगा कि क्यों इसका ज़रूरी है और क्यों नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इस बात की आगे समझ। अब हमारे पास जो है ना, अगर हमारे पास ये नहीं रहता, मैंने आपको बताइए कि न्यूरल क्रेस्ट का आपको बताया था, बता रहा था कि न्यूरल क्रेस्ट बनी है। अगर तो न्यूरल क्रेस्ट की फॉर्मेशन नहीं होती तो हमारे पास 3 T's का डिफेक्ट आ जाएगा। उसमें क्या होगा, पहली चीज़ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, दूसरी चीज़ टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लोट, तीसरी चीज़ ट्रंकस आर्टरियोस, आगे ट्राइकस्पिड एट्रेजिया वगैरह वो सारी कंडीशन है। लेकिन अभी ये याद रखनी है कि न्यूरल क्रेस्ट के नहीं बनने की वजह से 3T डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब एक पेशेंट आया है जिसका क्या नाम है, वो टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लोट का पेशेंट है। हमें 1 मिनट से पहले पता लग जाना चाहिए कि वो उसकी न्यूरल क्रेस्ट नहीं बनी थी। ठीक है, और भी कंडीशन होती है, लेकिन हमें इस बारे में पता लग जाना चाहिए कि उसकी न्यूरल क्रेस्ट नहीं थी बनी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको कहते हैं साइनोसिस या कहते हैं ब्लू बेबीज। ये क्या सीन होता है, साइनोसिस और ब्लू बेबीज क्या होते हैं। अच्छा, इसको देखें, हमारे पास अगर तो मैंने आपको बताया फोरामेन ओवेल, ये देखें, ये थी ना, ये था सेकेंडरी सेप्टा, ये था प्राइमरी सेप्टा, और ये था ये जुड़ गए हैं। ठीक है, अगर तो मैं इन दोनों के दरमियान कर दूँ स्पेस पैदा, ये वाली, अगर तो इन दोनों के दरमियान होगी स्पेस, तो क्या होगा भला, हमारे पास ये वाला जो ब्लड है, ये है क्या नाम है, राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। राइट साइड वाला ब्लड सारा का सारा जाएगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, यानी ये वाला सारा होता है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड सारा का सारा जाएगा लेफ्ट साइड पे, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाएगा। जब भी हमारे पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं साइनोसिस। क्यों, क्योंकि हम एक बात याद रखनी है कि जब भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाए तो वो ब्लू हो जाती है उस चीज़ की, उसको इस वजह से उसको ब्लू बेबीज भी कहते हैं। और भी कंडीशंस होती हैं जब हमारे पास ऑक्सीजन, अब हमने पढ़ा, अब हम देखते हैं ना कि अगर तो अगर हमारे पास जो है वो हाथ है हमारा, कुछ देर सोया रहा है, ठीक है, वो हल्का हल्का ब्लूइश शेड देने लग जाता है। और एक टाइम आता है अगर फिर भी उसको आप प्रेशर डाल के रखो और आगे आप ब्लड ना दो तो वो ब्लू हो जाता है।
और एट टाइम आती है जिसकी नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो जो ब्लू हो जाता है हमारे पास उसको हम कहते हैं ब्लू, और उसकी दूसरा नाम है उसका साइनोसिस। साइनोसिस इसकी एक होता है एक्रोसाइनोसिस, ठीक है, लेकिन हम उस बारे में नहीं जा रहे, हम साइनोसिस की बात कर रहे हैं। ये वाले पेशेंट्स होते हैं साइनोसिस वाले, यानी अगर भी कोई बच्चा पैदा होता है वो होता है साइनोसिस के साथ, तो हमें इस बात का पता लग जाना चाहिए कि हमारे पास क्या सीन है, इसका फोरामेन ओवेल ओपन है या डक्टस आर्टरियोसिस ओपन है या डक्टस वेनोसस ओपन है आफ्टर द डिलीवरी। आफ्टर द डिलीवरी बंद होना चाहिए, लेकिन आफ्टर द डिलीवरी ये ओपन है, इस वजह से हम इनको कहेंगे यह है साइनोसिस वाले पेशेंट। ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं और इसमें क्या क्लिनिकल पॉइंट्स बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा इसके बारे में। अच्छा, अब हमारे पास इस चीज़ का पता लग गया, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स होगी, ट्रंकस आर्टरियोसिस हो गया, ट्राइकस्पिड अट्रेजिया वगैरह हो गया, ठीक है। एम्ब्री हमने इस बारे में एम्ब्री हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, मैंने आपको एक कंडीशन बताता हूँ जिसका नाम होता है साइटोस इन्वर्टस। ये क्या होता है साइटोस इन्वर्टस? साइटोस इन्वर्टस एक ऐसी कंडीशन होती है, इसे फिजियोलॉजिकल भी कह सकते हैं और पैथोलॉजिकल भी कह सकते हैं, लेकिन मेनली ये फिजियोलॉजिकल होती है, कोई मसला नहीं करवाती। इसके अंदर हमारे पास जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे अपने ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं। जो हमारा लीवर है वो होना चाहिए राइट साइड पे, लेकिन लीवर चला जाता है हमारे पास लेफ्ट साइड पे, ठीक है। हार्ट जो होता है वो होना चाहिए ज़रा किधर, लेफ्ट साइड पे, लेकिन हार्ट जो होता है, जो हार्ट होता है वो चला जाता है हमारा राइट साइड पे। ठीक हो गया, ये हमारे पास इस चीज़ का पता होना चाहिए। वैसे इसकी जो है ना नेट पे बड़ी अच्छी तस्वीर है वहाँ से है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं ये साइटोस इन्वर्टस डेक्स्ट्रोकार्डिया और इसमें फ़र्क क्या है। अब डेक्स्ट्रोकार्डिया सिर्फ और सिर्फ हार्ट का है कि हार्ट चला गया राइट साइड पे, लेकिन साइटोस इन्वर्टस पूरी बॉडी का है कि अगर थायराइड ग्लैंड जो है वो आपका एंटीरियर साइड पे नजर आना चाहिए, वो आपका पोस्टीरियर साइड पे चला जाता है। हर चीज़ बॉडी की जो है ना एक्सेप्ट द ब्रेन, आपकी हर चीज़ जो होती है वो अपोजिट साइड पे चली जाती है, ठीक है। जितने भी आपके जो ऑर्गन्स हैं वर्क करने वाले वो सारे के सारे जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह, ठीक है, सारे के सारे ऑर्गन्स वो सारे के सारे आपके अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं साइटोस इन्वर्टस वाला केस। ठीक हो गया, अब नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। वैसे तो हम फिजियो में पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ ये देखें, ये होता है मेरे पास लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, और ये अयोटा, ये अयोटिक वाल्व होती है, ये जाता है इधर, और यहाँ से आती है कैपिलरीज ऐसी है, और ये इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ड्रेन होती है इधर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से राइट वेंट्रिकल से एक वाल्व निकलती है अच्छा ये देखें, अब हमारे पास क्या था, ये वाला जो था ये यहाँ से आई लंग्स पे जाती है, ठीक है, ये होते हैं लंग्स, ठीक है। यहाँ से लंग्स पे जाके यहाँ, और इधर से लेफ्ट वेंट्रिक आर्ट्रियम में, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर जाता है यहाँ। अब हमारे पास सर्कुलेशन होती कैसे है, ये था, ठीक है। अभी हमारे पास कोई भी वाल्व ओपन नहीं है, ये देख रहे हैं, ये वाला जो है ये अगर होता है ओपन तो हमारे पास सारा का सारा ब्लड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा, हमारे पास नॉर्मल होता है कि यहाँ से आया ब्लड यहाँ, ठीक है, यहाँ से आया ब्लड इधर, इधर से गया इधर, ये सारा का सारा बॉडी में ट्रांसफ़र हो के इधर, और ये गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, इसके से गया फिर लंग्स में, और फिर इस तरह। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें डीऑक्सीजनेटेड कौन सा होता है, ये जो सारा का सारा मैंने ये बनाया है। अब इसके बाद कैपिलरीज के बाद ये वाला जो भी होता है, ये वाला सारा ब्लू वाला, ये होता है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चला जाता है ऑक्सीजनेटेड। ठीक हो गया, अब हमारे पास इसमें सीन क्या होता है, अगर तो है फोरामेन ओवेल ओपन, ये वाला फोरामेन ओवेल अगर है ओपन, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सारा का सारा ये जो ब्लड होगा, ये वाला ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड, ये चला जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, ठीक है। यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ये हो जाएगा मिक्स। जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा मिक्स, अब हम इस पेशेंट को कहते हैं यह साइनोसिस वाले पेशेंट्स। इनकी स्किन जो होती है वो हो जाती है ब्लू, ठीक है। इनके अंदर जो है वो ब्लड हो जाता है मिक्स, और ये ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि इनका जो होता है ब्लड वो सारा का सारा जो कहते हैं ना ब्लड इनका हो गया गंदा, इसको ब्लड को साफ करवा, डायलिसिस करवाओ वगैरह वगैरह, ठीक है। वो तो होता है अलग, एक्सेप्ट किडनी का इशू होता है, लेकिन अगर तो हो जाए ब्लड मिक्स, ठीक है, ये इस वजह से होता है। अब जो ब्लड मिक्स होने की कंडीशंस है वो मैंने आपको बताई है, याद रखनी है ताकि आगे आपको जब पढ़े तो पता लग जाए। पहली कंडीशन होती है जिसको कहते हैं फोरामेन ओवेल, वो ओपन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन डक्टस आर्टरियोसस ओपन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन डक्टस वेनोसस ओपन होना चाहिए इन द इंट्रा यूट्रन पीरियड। अच्छा, लेकिन आफ्टर द डिलीवरी क्या होना चाहिए, फोरामेन ओवेल क्लोज होना चाहिए, डक्टस आर्टरियोसस भी क्लोज होना चाहिए, डक्टस वेनोसस भी क्लोज होना चाहिए। ये तीन चीज़ों का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है। ये मैं आगे चलते हैं, मैं आपको इस बात की बताता हूँ ये क्या सीन है इसका।
अब ये फीटल सर्कुलेशन जो है ना, इसको ज़रा ध्यान से समझना, ये समझ आ गई तो सारी एम्ब्री हो गई समझ। एम्ब्री में हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है, हमने पढ़ा क्या क्या एम्ब्री में, हमने सबसे पहले पढ़ा एंडोकार्डियल क्वेश्चन बना था, ठीक है। एंडोकार्डियल क्वेश्चन के बाद पता क्या बना था, प्राइमरी सेप्टा बना था, सेकेंडरी सेप्टा बना था, वो जुड़ गए थे, ठीक है। एट्रियम बन गया, नीचे से बल्बस कोर्डस बना, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम बना, वो जुड़ गया, हम न्यूरल क्रेस्ट बने, अयोटा बन गया, पल्मोनरी वेल बन गया, पूरा का पूरा हार्ट बन गया, और फोर्थ वीक पे वो बीट भी करना स्टार्ट कर गया। लेकिन अब वो बीट कैसे किया, ठीक है, बीट किस पोजीशन पे किया, वो हम पढ़ते हैं फीटल सर्कुलेशन के अंदर। अब हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है, ये है मेरे पास हार्ट, लेफ्ट आर्ट्रियम, ध्यान से, ये है मेरे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये है मेरे पास, उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल, ये है मेरे पास राइट एट्रियम, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है मेरे पास अयोटा, ये देख रहे हैं, ये अभी मैंने ओपन रखी है, ये वाली जो है इसको मैंने ओपन रखा, फोरामेन ओवेल। अब यहाँ से गई सर्कुलेशन, ठीक है, आगे मूव की और आगे गई, ठीक है, यहाँ पे है वो वही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस क्या वो सुन ले, यहाँ से गया, ठीक है, और आगे हमारे पास कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज होके इसने जाना होता है किसमें, अम्बिलिकस के अंदर, अम्बिलिकल जो होती है ना, ये अम्बिलिकस के अंदर जो लगा होता है मदर की बॉडी के साथ, ठीक है, ये इस तरह गया, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये वाली जो थी ना, ये मेरे पास होती है अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है, ये वाली जो मैंने बनाई है अभी तक, ये बनाई है अम्बिलिकल आर्टरी। अभी मैं इधर अयोटा नहीं बनाया क्योंकि ये मेन बात है, अब अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है, ये वाली जो होती है, ये वाली क्या है, अम्बिलिकल आर्टरी। अब आगे क्या है, आगे मेरे पास होता है अम्बिलिकल वेन, ये बना है मेरे पास लिवर, ठीक है, अम्बिलिकल वेन जो होती है वो ऐसे ड्रेन करती है लिवर के अंदर, और साथ यहाँ से गुजर रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है, इंफीरियर वेना कैवा, और एक अम्बिलिकल वेन हो जाती है इंफीरियर वेना कैवा से, और साथ चली जाती है राइट एट्रियम में, इस तरह जाती है, क्या होती है, इसको दोबारा ड्रा करते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए, इस तरह करके। अच्छा, अब देखें अब हुआ क्या, ये है मेरे पास क्या, अम्बिलिकल, ये है मेरे पास अम्बिलिकल, अम्बिलिकस, ठीक है, ये जब बंद हो जाता है इसको उरेकस कहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अभी हम अम्बिलिकस की बात कर रहे हैं। ये अम्बिलिकल, यहाँ से निकलती हैं अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन जाती है लिवर के अंदर, लिवर के अंदर जाती है, और एक ड्रेन करती है इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर। इन्फीरियर वेना कैवा क्या है, ये देखें, ये है मेरे पास हार्ट, ठीक है, ये थी यहाँ से हमारे पास आ रही थी, ये कौन सी है, अयोटा, और उसके बाद ये है अम्बिलिकल आर्टरी, ये इधर ही, यहाँ से एक आई इन्फीरियर वेना कैवा, और ये इधर राइट एट्रियम में ड्रेन की। या अब स्ट्रक्चर समझ आ रही सारा, ये होता है हमारे पास मेनली बॉडी का स्ट्रक्चर। लेकिन अभी मैंने एक बनाई नहीं है अभी एक चीज़, लेकिन अभी सब्र करें। पहले हमारे पास बना लिवर में, अब ये जो होती है ये वाली, ये ड्रेन की है किधर, जाके एक लिवर के अंदर और एक गई है राइट एट्रियम के अंदर, ठीक हो गया। अब आगे क्या होता है, आगे का प्रोसीजर, आगे हमारे पास पल्मोनरी जो होती है ना, पल्मोनरी, क्योंकि वो लंग्स भी तो नहीं, लेकिन लंग्स अभी तक बने कोई नहीं, ठीक है, और ये जो होती है ना पल्मोनरी, इसलिए लंग्स में नहीं होती, और ये जुड़ जाती है आपके इसी के साथ, ये देखें, इसमें ड्रेन कर जाती है। अब समझ आ रही है, हुआ क्या कि अम्बिलिकल से हमारे पास एक वेन आई, अम्बिलिकल से एक वेन आई, ठीक है, ये ड्रेन की है लिवर के अंदर, ठीक है, यहाँ ड्रेन की, और एक की ड्रेन इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर, ठीक है। अब इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर तो ऑलरेडी आ रहा है ब्लड, ये देखें ना, इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर ऑलरेडी आ रहा है ब्लड, यहाँ से जो यहाँ गया है और यहाँ से आ रहा है, अब ये हो गया ब्लड मिक्स, देख रहे हैं, ब्लड मिक्स भी हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, और जहाँ ब्लड मिक्स होना, उसको हम कहते हैं डक्ट, और ये दो वेन्स हैं, ये इसका क्या नाम है, इसका नाम है अम्बिलिकल वेन, इसका नाम है इन्फीरियर वेना कैवा। इस वजह से ये जो ड्रेन कर रही है ना, अब ये जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं डक्टस वेनोसस। अब समझ आइए, हमारे पास ये जो पोजीशन है इनको कहते हैं डक्टस वेनोसस। अच्छा, अब दोबारा दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ मेरे पास अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन जो है यहाँ से आई है और गई है लिवर के अंदर, और साथ गई है किसमें, इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर, ठीक है। अब इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर से साथ गई राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। अब राइट एट्रियम से गई है कहाँ, राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से बाद गई है कहाँ, पल्मोनरी वेन के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद आगे हमारे पास गई है कहाँ, किधर, इधर ड्रेन की है, मैंने बताया है।
अब ये क्या कहाँ ड्रेन की है, ये अयोटा के साथ ड्रेन किया, देख रहे हैं ना। अब ये अयोटा के साथ ड्रेन किया है और यहाँ से ये देखिए ये था फोरामेन ओवेल ओपन, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम को कौन सप्लाई कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई कैसे होती है देखना। आप हमारे पास यहाँ जो है ना ये वाली, ये जो है ना राइट एट्रियम में है, ये फोरामेन ओवेल के थ्रू चला जाएगा किधर, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम के बाद गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद गया ये वाला ब्लड इधर, और ये हो गया फिर मिक्स, इसको मैं बनाता हूँ, ये हो गया देखें फिर मिक्स, हो गया फिर मिक्स, ये वाला हो गया अब ब्लड मिक्स। अब दो डक्ट, अब ये वाली जो डक्ट है बिटवीन द, अब मैं इसको दोबारा बताता हूँ, बिटवीन द कौन, बिटवीन द ये वाली पल्मनरी आर्टरी, और हमारे पास कौन सी थी डक्ट, ये वाली अयोटा, इसको हम कहते हैं क्या, डक्टस आर्टरियोसस। और ये वाली, ये जो ये वाली क्या थी, यह फोरामेन ओवेल, और ये क्या थी, डक्टस वेनोसस, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये सारा का सारा ब्लड आया वापस और इधर आ गया, और इधर से यहाँ भी चला गया, और इसके बाद इधर भी आ गया, ठीक है, यहाँ गया, समझ आ गई बात की। दोबारा देख लेते हैं इसको हम अब हम इसलिए देखते हैं ताकि हमारे अब पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएं। अच्छा, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास राइट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, ये वाला जो है ये ओपन, अब ये कौन सी है, फोरामेन ओवेल, ठीक है ना, यहाँ आई है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से इधर आई है, और ये था अम्बिलिकस, यहाँ ड्रेन कर दिया, और साथ गई है इन्फीरियर वेना कैवा में, और यहाँ कर दिया। अब यहाँ से अम्बिलिकल वेन आई है, एक आई है लिवर में और एक गई इन्फीरियर वेना कैवा में, ठीक है, यहाँ आई है, उसके बाद ये थी, और यहाँ से निकली है राइट वेंट्रिकल से, और यहाँ ड्रेन कर दी है। ये है मेरे पास सारा स्ट्रक्चर, और इसका कंडीशन क्या है, जल यहाँ से ब्लड क्या था, ब्लड आया अम्बिलिकस से, यहाँ से आया ब्लड, ठीक है, पहले आया इधर, इधर इधर से गया लिवर में, लिवर से गया इधर, ठीक है, और आ गया किधर, आ गया राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम के अंदर आ गया, ठीक है। अब देखें सबसे पहले जो ब्लड है वो आता है राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम के अंदर इस वजह से प्रेशर होता है ज़्यादा। ये बात याद रखें, मैंने पहले बताई थी कि इन द इंट्रा यूट्रन पीरियड हमारे पास किधर होता है, राइट एट्रियम का जो प्रेशर होता है वो होता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू लेफ्ट एट्रियम के। वो क्यों होता है, वो अब बात की समझ आ रही होगी आपको, क्या है ये देखें, राइट यहाँ आया लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के बाद ये राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया किधर, लेफ्ट एट्रियम में, और साथ गया राइट वेंट्रिकल में, और साथ गया इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से गया इधर, और इधर से हो गया मेरे पास इधर, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से गया इधर अयोटा में, और ये हो गया मिक्स। ये एक ये जगह पे मिक्स हो रहा है, ये कौन सी थी अब आर्टरी, डक्टस आर्टरियोसस। अब यहाँ से गया वापस, और इधर से इधर गया, और साथ गया इधर। अब ये वाली कौन सी थी, डक्टस वेनोसस, ये थी डक्टस आर्टरियोसस, ये थी डक्टस वेनोसस, और ये वाली बिटवीन द राइट वेंट्रिकल, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम इसका फोरामेन ओवेल। अच्छा, अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई है ना, तो आगे आपके कोई भी एमसीक्यूज आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा। वो कैसे, अब देखना। अच्छा, अब पहले ये देख लें कि क्या था, मैंने बताया कि बिटवीन द राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान क्या होता है, फोरामेन ओवेल, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें फिगर में मैंने आपको बता दिया, अब इसमें सुन ले, राइट एट्रियम इसके बाद होता है फोरामेन ओवेल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है राइट एट्रियम, इसका पता लग गया। उसके बाद हमारे पास अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना कैवा के दरमियान कौन सा होता है, डक्टस वेनोसस, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, जिसका मतलब पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, क्योंकि वो मेन बनी नहीं होती सही तरह, वेन कह दो, ट्रंक आर्टरी कह दो, ट्रंक कह दो, एक ही बात। और किसके दरमियान, अयोटा के दरमियान, क्योंकि ये भी एक आर्टरी है, इसके दरमियान होता है डक्टस आर्टरियोसिस। ये चीज़ का अगर पता लग गया ना आपको इस फिगर के जरिए, तो आपके लिए एम्ब्रियो कोई मुश्किल नहीं है, समझ आ गई होगी। अब मैंने इसलिए आपको कहा था कि ये जो ओपन होता है, क्योंकि ये सर्कुलेशन की पता लग गया ना आपको कि ये जो सर्कुलेशन है, ये जो सर्कुलेशन सारी हुई है, ठीक है। अब ये जो सर्कुलेशन हमारे पास हुई है इन द इंट्रा यूट्रन पीरियड हुई है, अगर तो ये हमारे पास हो जाते हैं बंद, तो हमारे पास सर्कुलेशन ख़त्म होगी, हमारे पास पंप नहीं होगा, हमारे पास जो ब्लड है वो सही तरह नहीं जाएगा, और बेबी के अंदर ही डेथ हो जाएगी। इसीलिए हमारे पास, मैंने कहा बार बार, मैंने आपको बताया है कि इन द इंट्रा यूट्रन पीरियड आपका फोरामेन ओवेल भी ओपन होना चाहिए,
ठीक है, आपका डक्टस आर्टरियोसस भी ओपन होना चाहिए, आपका डक्टस वेनोसस भी ओपन, ये 3 चीज़ों का ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन द इंट्रायूटरन पीरियड। लेकिन आफ्टर द इंट्रायूटरन पीरियड अगर ये ओपन होते हैं तो वो क्या करवाएंगे, साइनोसिस। ये है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक हो गया। अब ये ओपन रखता कौन है और नहीं जो बंद करवाता है वो हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, इन द इंट्रायूटरन पीरियड हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करवाते हैं, ओपन रखवाते हैं ये जो 3 वेल्व्स मैंने बताए हैं, फोरामेन ओवेल, डक्टस आर्टरियोसस और डक्टस वेनोसस, ये ओपन करवाते हैं। बॉडी खुद भी बनाती है, लेकिन पेशेंट्स ने अगर बाहर से लेना है वो बाहर से भी ले सकता है, कोक्स वगैरह के ड्रग्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के वो ड्रग्स लेते हैं ओपन करवाने के लिए ताकि बच्चा सही तरह से हेल्दी रहे। अच्छा, दूसरी चीज़, अब अगर तो आफ्टर डिलीवरी ये रह गए हैं ओपन, अगर तो आफ्टर डिलीवरी ये बंद नहीं हुए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको क्या देंगे कि बंद हो जाए, अब हम उसको कुछ ड्रग्स देंगे, अब हम उसको जो आफ्टर डिलीवरी अब हम उसको ड्रग्स देंगे ताकि वो बंद हो जाए। उनमें कौन कौन सी आएंगी, उनमें आएंगी एंडोमेथासिन, इबोप्राफिन वगैरह और बीटा ब्लॉकर्स वगैरह जो होती हैं ना, ये क्या करेंगी, ओपन रखवाएंगी, सॉरी क्लोज करेंगी, किसको, इनको, ताकि बच्चा अब साइनोसिस का शिकार ना हो और मरे ना और ज़िंदा रहे। ये वाली जो होती हैं, क्यों, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी ये 3 जो होती हैं इनको होना चाहिए क्लोज, लेकिन ये होती है ओपन। जब ये रहती हैं ओपन तो क्या होता है, हमारे पास मसला बनता है, इस वजह से हम उनको ये ड्रग्स देते हैं ताकि वो हमारे पास क्लोज रहे। ठीक होगा, ये थी हमारे पास सारी की सारी एम्ब्रियो। और जो अब एमसीक्यूज मैंने आपको एक बात बताई थी, सिर्फ वो समझ लें एंड पे, वो क्या था कि मेरे पास राइट एट्रियम जो होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट एट्रियम में इन द इंट्रायूटरन पीरियड। इन द इंट्रायूटरन पीरियड इसका ज़्यादा होता है राइट एट्रियम का एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट एट्रियम के। ठीक हो गया। अब ये जो क्यों होता है, क्यों, ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक हो गया, इस बात का पता लग गया, ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास होता है। अच्छा, आफ्टर डिलीवरी किसका होगा फिर, लेफ्ट यार एट्रियम ने लिख दिया इधर, लेफ्ट एट्रियम का ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू राइट एट्रियम के। ये वाली बात देख लें, ये वाले एमसीक्यूज वो पूछ लेता होता है बस, और कोई चीज़ नहीं है। और उसके बाद पूछता है कि फोरामेन ओवेल को होता है उसको बंद कौन करवाते हैं, फोरामेन ओवेल को बंद करवाते हैं बीटा ब्लॉकर्स, इंडोमेथासिन वगैरह, ठीक है, इबोप्रोफिन वगैरह, ये वाली जो होती है बंद करवाती हैं। और ओपन कौन रखवाता है, वो रखवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक हो गया।